हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं अनुवाल शिवलहरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 1.2 का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको देख के घबराना मत। इस क्वेश्चन पहले जैसा ही है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया, अब तीन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने वाले हैं। तो प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड तुम्हें पता है, कर ही सकते हो ऐसे डायरेक्ट। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड में किस प्रकार कर सकता हूँ, 12 बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो इस प्रकार 2 दूनी 4 और 4 3 12। इस प्रकार अपन को ऐसे 15 के अभाज्य गुणनखंड कर सकता हूँ मैं। तीनों पंजियों 15, 3 इंटू 5 है 21 का क्या लिख सकता हूँ मैं, तीनों साता 21। यानी कि वो अभाज्य गुणनखंड मैंने बताए थे पहले। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, 21 में जिसमें छोटी छोटी संख्या का भाग देते हैं, उस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो इसका एचसीएफ तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एचसीएफ तो क्या हो गया, एचसीएफ बराबर तो हो गया 3। और एलसीएम भी याद कर लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम तो जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख लिया मैंने, ठीक है, तीनों में। अब इसमें दो बार है, 2 इंटू 2 बार है ये, इंटू 5 इंटू 7। अब इनको गुणा कर लो, तो गुणा आप करके देख लेना, 420 आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ तो कितना हो गया 3, एलसीएम हो गया 420। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड करना, देखो 12 के ये तो ज्यादा कठिन नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट करवाया है। जैसे कर भी सकते हो, 2 का तो 6, 2 का दिया फिर तो 3 और 3 का दिया ये। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब लेते हैं इसका सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं। पार्ट है इसका 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब देखो 17 को क्या लिख सकता हूं मैं, 17 इंटू 1, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। 23 को क्या लिख सकता हूं मैं, 23 इंटू 1। 29 को क्या लिख सकता हूं मैं, 29 इंटू 1। अब देखो एचसीएफ कभी 0 नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि एचसीएफ कभी 0 नहीं होगा। क्योंकि देखो तुम ऐसे सोचते होगे एचसीएफ इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं रहा, 17 में से 23 में तो कुछ, मतलब एचसीएफ का मतलब कॉमन ही होता है, कुछ नहीं तो एक तो आता है ना कॉमन। तो एचसीएफ क्या हो गया अपने पास, एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर कितना हो गया, एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। अब गुणा करने पर क्या प्राप्त होएगा अपन को, वो तुम गुणा करके देख लेना। तो आएगा 13,339, 13,339, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 11,339 इसका क्या हो गया, एलसीएम। आई होप कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के सोल्व करना है बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लेते हैं इसके नेक्स्ट। तो तीसरा पार्ट है इसका 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 तीसरा पार्ट यहां पे कर देता हूं मैं। 8, 9 और 25 तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना अपन को। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 8 बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर 9 का क्या होगा, 3 इंटू 3, 3 रहेगा 9। 25 का क्या होगा, 5 इंटू 5, इनके गुणा में कुछ नहीं, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो एचसीएफ तो क्या हो गया, तीनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, 2 तीनों में कॉमन नहीं है, 3 तीनों में कॉमन नहीं है, और ना 5 तीनों में कॉमन है। तो एचसीएफ तो क्या हो गया 1, एचसीएफ बराबर हो गया 1। अब एलसीएम, तो एलसीएम इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा मैंने, तो 2 की अधिकतम का 3 है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, है ना, एलसीएम का
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अरे इंटू 5 बराबर। अब इनको गुणा करते हैं तो 50 25 और 25 को 2 से गुणा किया 50, 50 को 2 से गुणा किया तो 100 और 100 को 2 से गुणा किया तो 200, 200 को 3 से गुणा किया तो 200 को 3 से गुणा किया तो अपने पास आ गया 600, 2 3 6, 600 और 600 को वापस 3 से गुणा करो, 6 6 दोबारा 6 3 18, तो कितना आ गया 1800। कितना आ गया 50 25, एक बार वापस और चेक कर लेता हूँ, 50 25 और 25 दूना 50, 50 दू 100 और 100 दूना 200 और 200 को 3 से गुणा किया तो 600 और 600 को 3 से वापस गुणा किया तो 6 3 1800, 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 1800 इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम और एचसीएफ अपने पास आ चुका है फाइनल आंसर। तो इसका यहाँ पे और मैं लिखूँ क्या नीचे, तो एलसीएम बराबर हो गया 1800। ये समझ में नहीं आया, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोर्ड पे लिख देता हूँ, इसको उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो अब लेते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 है, यानी कि दो संख्याओं का HCF अपन को 9 दिया हुआ है, HCF दिया है और LCM अपन को ज्ञात करना है। तो HCF तो क्या दिया हुआ है अपन को, HCF दिया हुआ है अपने पास 9 और LCM अपन को ज्ञात करना। तो इसके लिए सूत्र होता है LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटेवा HCF। तो पहले क्वेश्चन में जो अपन ने किया था ना, उनमें क्या था, जो ये HCF है किधर था, इधर था। तो HCF इंटू LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। सूत्र वो का वो है, केवल इसमें HCF को नीचे भेज दिया। क्यों, क्योंकि अपन को LCM ज्ञात करना था। तो LCM बराबर ज्ञात कर लो। तो LCM बराबर आ गया अपने पास, दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 इंटू संख्या दूसरी क्या है 657 बटेवा HCF कितना है अपने पास 9। तो ये सूत्र समझ में आ गया होगा। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, केवल हल करना। अब इसको बस इसको हल कर लो। ये 9 से कट रहा है तो 9 3 27, 9 3 27 है ना, 9 3 27 बच गए 2, 9 चौका 36। तो LCM बराबर क्या आ गया अपने पास 34 इंटू 657। तो दोनों को गुणा करके देख लेना, आएगा ये 22,238। ये इसका LCM आ गया अपने पास। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, तो केवल बस आ गया अपने पास ये फाइनल आंसर। केवल पहले क्वेश्चन किया ना अपन ने इसका, इसी प्रश्नावली का, उस प्रश्नावली में यही था केवल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो LCM ज्ञात करना है, तो LCM को मैं HCF को मैं इधर नीचे लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन।